नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। तो ईवीएस की इस सीरीज में आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आवास यानी कि शेल्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग जो है पूरा डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आवास के अर्थ के बारे में। आवास कहते किसे हैं? तो देखिए, सामग्री से बनी हुई इमारत या भवन को आवास कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी सामग्री से बनी हुई इमारत या भवन को क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार आवास को बदला जा सकता है। आवास लिया जा सकता है तथा परिस्थिति के अनुसार बदला भी जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, जो आवास है उसमें आवश्यकता अनुसार जो परिवर्तन है वो किया जा सकता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आवास से कोई भी भावनात्मक एवं जो संवेगात्मक लगाव है वो नहीं होता। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो आवास है उसे बदला भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भारत के कुछ प्रमुख आवास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मिट्टी के आवास। तो भारत में किन क्षेत्रों में मिट्टी के आवास पाए जाते हैं और जो मिट्टी के आवास होते हैं उनकी क्या खासियत होती है, तो आइए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मिट्टी के आवास हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मिट्टी के आवास अधिकतर उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे, किन क्षेत्रों में? जहां पर ग्रामीण आबादी रहती होगी, यानी कि गांव वगैरह में। ठीक है, जो मिट्टी के आवास होते हैं तो इनका निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं गर्म क्षेत्र, जहां पर गर्मी अधिक होती हो। जहां पे गर्मी अधिक होती होगी तो वहां पर जो है मिट्टी के आवास जो है उनका निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर मिट्टी के आवास का निर्माण इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मिट्टी के घर होते हैं वो आपको पता होगा कि थोड़े से क्या होते हैं, ठंडे रहते हैं। तो इस वजह से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पे अधिकतर मिट्टी के आवासों का निर्माण किया जाता है। इन घरों की जो खासियत है, तो उसमें जो इनकी दीवारें हैं वो क्या होती हैं? मोटी होती हैं। और इन पे जो छत बनाई जाती है तो उनमें नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे घरों की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और इनकी छत लकड़ी की होती है। और इनकी छत बनाने में जिन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो नीम और कीकर की लकड़ी है तो इसमें कीड़े नहीं लगते, इसमें जो दीमक वगैरह है वो नहीं लगता। तो इसलिए इसमें नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा आपने एक और लकड़ी सुनी होगी, खेजड़ी। तो जो खेजड़ी की लकड़ी होती है इसमें भी दीमक नहीं लगता, और ये पाई जाती है, खेजड़ी की लकड़ी कहाँ? ये पाई जाती है राजस्थान में। ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। और अगर पूछे कि जो मिट्टी के आवास है तो ये भारत में किन क्षेत्रों में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, किस राज्य में अधिक देखने को मिलते हैं? तो जो राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे अधिकतर आपको मिट्टी के घर मिलेंगे जिनकी दीवारें कैसी होंगी? मोटी, जिस वजह से घर जो है वो अंदर से क्या रहते हैं? ठंडे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बांस और लकड़ी के घर। तो जो ये बांस और लकड़ी के घर है ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इनका निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो बांस के घरों का जो निर्माण है ये उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर अधिक बारिश होती है। ठीक है, और इनका निर्माण जो है वो किया जाता है लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर। याद रखेंगे, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर जो है वो इन आवासों का निर्माण किया जाता है उन क्षेत्रों में जहां पर अधिक बारिश होती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो बांस के घरों का निर्माण है ये कहां पे किया जाता है? ये किया जाता है असम में। और जो ये बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं असम में 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर, इन्हें भेला घर कहा जाता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या कहा जाता है इन घरों को असम में? तो असम में इन घरों को भेला घर कहा जाता है। याद कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बांस के बारे में मैं एक पॉइंट आपको और बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे लंबी घास कौन सी होती है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो सबसे लंबी घास है वो होती है बांस। सबसे लंबी घास कौन सी होती है? बांस। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी घास किसे कहा जाता है, तो हाथी घास कहा जाता है सवाना को। हाथी घास किसे कहा जाता है? सवाना को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो है उस पर डिस्कस करते हैं, वो है पत्थर एवं लकड़ी के घर। तो देखो, जो पत्थर एवं लकड़ी के घरों का निर्माण है ये कहां पे किया जाता है? ये किया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में। याद रखेंगे, पत्थर और लकड़ी के घरों का निर्माण कहां पर करते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में करते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पत्थर एवं लकड़ी के घरों का निर्माण किया जाता है।
अब ये जो घरें होती हैं, ये जो घर होते हैं, इनकी जो छतें होती हैं उनको ढालदार बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे कोई अगर घर है तो इसकी जो छतें होती है उनको कुछ इस शेप में बनाया जाता है, जिससे जो बर्फ वगैरह इन पे गिरे वो आसानी से क्या हो, आसानी से जो है वो नीचे गिर जाए, छत पर एकत्रित ना रहने पाए। तो इन घरों की जो छत है वो ढालदार बनाई जाती है कुछ इस आकार में, जैसे मैंने आपको बताया, जो बर्फ को एकत्रित नहीं होने देती। और इन घरों की छत का निर्माण लकड़ी के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो दीवारें वगैरह हैं वो किसकी बनाई जाती हैं, वो बनाई जाती हैं पत्थरों की, और जो छत होती है वो किसकी बनाई जाती है, वो बनाई जाती है लकड़ी के द्वारा। अगर हम लोग लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में पत्थरों के 2 मंजिला आवास बनाए जाते हैं। तो लद्दाख में पत्थरों के 2 मंजिला आवास बनाए जाते हैं। इसमें जो नीचे वाला आवास है या फिर जो नीचे वाली मंजिल है, तो इसमें कोई भी खिड़की और दरवाजा नहीं होता। इसमें मुख्यतः ये लोग किसको रखते हैं, ये लोग जानवरों को रखते हैं, अपना जो जरूरी सामान वगैरह है उसको रखते हैं, और ऊपर वाली मंजिल पर ये लोग खुद रहते हैं। जब ज्यादा बर्फबारी होती है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तो ये लोग भी रहने के लिए नीचे वाली मंजिल में आ जाते हैं। तो याद रखेंगे लद्दाख जो है यहाँ पर पत्थरों के 2 मंजिला आवास जो है वो बनाए जाते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं हाउस बोट और डोंगे। तो हाउस बोट और डोंगे ये कहां पर पाए जाते हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कि हाउस बोट होता क्या है। तो हाउस बोट जो है ये लकड़ी से बनाया गया आवास होता है जो पानी पर तैरता रहता है। तो मतलब जो नाव होती है, तो नाव पे एक आवास बना देते हैं जिसको बोलते हैं हाउस बोट, और ये पानी पर तैरता रहता है। हाउस बोट जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और इनकी जो लकड़ी होती है हाउस बोट की, उस पर नक्काशी की जाती है। हाउस बोट की जो लकड़ी होती है उस पर क्या की जाती है, नक्काशी की जाती है। और पाए कहां जाते हैं भारत में हाउस बोट, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। अब कुछ हाउस बोट ऐसे होते हैं जिन पे नक्काशी नहीं होती, तो इसमें ज्यादातर जो वहां के लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो रहते हैं। तो इन नक्काशी रहित हाउस बोट को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है डोंगे। तो याद रखेंगे हाउस बोट में नक्काशी होती है लकड़ियों पे, और ऐसी हाउस बोट जिन पे नक्काशी ना हो तो उन हाउस बोट को डोंगे कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। वुलर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। याद रखेंगे वुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कहां स्थित है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। टेंट की अगर हम लोग बात करें तो टेंट जो है वो आपको पता है कि अस्थायी आवास होता है जिसका निर्माण जो है वो प्लास्टिक के द्वारा, कपड़ों के द्वारा किया जाता है। लद्दाख में चांगपा जनजाति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, लद्दाख में जो चांगपा जनजाति है वो याक के बालों से टेंट का निर्माण करते हैं जिसे रेबो कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेंगे। तो लद्दाख में जो चांगपा जनजाति होती है वो याक के बालों के द्वारा टेंट का निर्माण करती है, और ये जो टेंट होता है इसको वहां पर स्थानीय भाषा में रेबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है। अभी आगे हम लोग इनके आवास के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे प्रमुख जनजाति हैं वो मैंने सब यहाँ पर एक साथ आपको जो है लिख दी हैं, इनको आप देख लीजिए। तो एस्किमो, एस्किमो जनजाति कहां पाई जाती है, ग्रीनलैंड और कनाडा। एस्किमो जनजाति कहां पाई जाती है, ग्रीनलैंड और कनाडा। खिरगिज, खिरगिज जनजाति कहां पाई जाती है, मध्य एशिया। खिरगिज जनजाति कहां पाई जाती है, मध्य एशिया। माओरी, माओरी जनजाति कहां पाई जाती है, न्यूजीलैंड। माओरी जनजाति कहां पाई जाती है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उनको माओरी कहा जाता है। याद रखेंगे न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उनको माओरी कहा जाता है, और न्यूजीलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित देश है। वेदास जनजाति की बात करें तो वेदास जनजाति कहां पाई जाती है, वेदास जो जनजाति है ये पाई जाती है श्रीलंका में। वेदास जनजाति कहां पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है। नीग्रो, नीग्रो जनजाति कहां पाई जाती है, तो नीग्रो जो जनजाति है ये पाई जाती है मध्य अफ्रीका में। नीग्रो जनजाति कहां पाई जाती है, मध्य अफ्रीका में। सेमांग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेमांग जो है जनजाति कहां पाई जाती है, सेमांग जनजाति पाई जाती है मलेशिया में। ठीक है, सेमांग जनजाति कहां पाई जाती है, मलेशिया में पाई जाती है। यूकाधिर, यूकाधिर जनजाति कहां पाई जाती है, यूकाधिर जनजाति पाई जाती है साइबेरिया में। कहां पाई जाती है, साइबेरिया में। अब बहुत लोग साइबेरिया को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि साइबेरिया आखिर जो है वो है क्या। तो आप याद रखोगे कि रूस का वह भाग, रूस का वह भाग जो एशिया में स्थित है। देखो वैसे तो रूस जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है, आपको सबको पता होगा, लेकिन रूस का बहुत बड़ा जो भाग है वो एशिया में भी स्थित है। तो रूस का वह भाग जो एशिया महाद्वीप में स्थित है उसी को साइबेरिया कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, साइबेरिया कहा जाता है। आइनू जनजाति का पूछे अगर संबंध किस देश से है, तो आइनू जनजाति का जो संबंध है वो है जापान से। आइनू जनजाति का संबंध जो है वो किससे है, जापान से है। चलिए आगे देखते हैं।
ऑल, अब देखो कुछ प्रमुख आवास हैं, तो ऑल जो आवास है इसका निर्माण कहाँ किया जाता है? तो अभी जनजातियां पढ़ी, ये प्रमुख जनजातियां थी जिनके बारे में हम लोगों ने अभी जाना। अभी हम लोग प्रमुख आवास के बारे में जानेंगे कि कौन सा आवास जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑल अगर आवास की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में जो कॉकेशस पर्वत है तो उस क्षेत्र में ऑल आवास जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इग्लू, इग्लू जो आवास है एस्किमो द्वारा बनाया जाने वाला, ये कहां पे मिलता है सबसे अधिक पूरे वर्ल्ड में? ये आपको मिलता है टुंड्रा प्रदेश में, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां पर वनस्पतियां ना के बराबर होती हैं। ठीक है। इजबा, इजबा जो है ये आवास कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है उत्तरी रूस में। इजबा आवास कहां पाया जाता है? उत्तरी रूस में पाया जाता है। और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें 3 दीवारें होती हैं। भाई घर या तो गोल होते हैं या चौकोर होते हैं, लेकिन जो इजबा है तो इसका शेप सबसे अलग है, ये तिकोना होता है। याद रखेंगे इजबा कैसा होता है? तिकोना होता है। ठीक है। क्राल, क्राल जो आवास है ये कहां पाए जाते हैं? क्राल जो आवास है ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। क्राल आवास कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तिपी, तिपी जो है आवास कहां पाया जाता है? तिपी आवास पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत पर। ठीक है। तिपी आवास जो है कहां पाया जाता है? तो याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत पर। युर्त आवास कहां पाया जाता है? तो आप याद रखोगे मध्य एशिया में स्टिपेज घास के मैदान। मध्य एशिया में जो स्टिपेज घास का मैदान है तो वहां पे युर्त आवास जो है वो पाया जाता है। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए एस्किमो जो जनजाति है, आपको मैंने बताया कि एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है, यह भी आपने लिखा। तो एस्किमो जो जनजाति है, एस्किमो जो जनजाति है ग्रीनलैंड कनाडा में पाई जाती है, और एस्किमो का जो आवास है वो कहलाता है इग्लू। एस्किमो का आवास क्या कहलाता है? इग्लू। और इग्लू का निर्माण जो है ना वो किया जाता है बर्फ के द्वारा। इग्लू का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? याद रखेंगे इग्लू का जो निर्माण है वो बर्फ के द्वारा किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। खिरगिज, खिरगिज जो जनजाति है तो खिरगिज जनजाति के आवास को युर्त बोलते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप याद रखोगे खिरगिज जनजाति का जो आवास है उसे क्या कहते हैं? उसे युर्त कहते हैं। बांटू जनजाति, बांटू जनजाति के आवास को क्या कहा जाता है? तो भाई बांटू जनजाति का जो आवास है उस आवास को कहा जाता है क्रॉल। बांटू जनजाति के आवास को क्या कहते हैं? क्रॉल कहते हैं। याद कर लेंगे इसको। ठीक है। आगे देखो, रेड इंडियन जनजाति के आवासों को क्या कहा जाता है? तो भाई रेड इंडियन जनजाति के जो मूल आवास है उनको तिपी कहा जाता है। रेड इंडियन के जो मूल आवास है उनको क्या बोलते हैं? उनको तिपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिपी बोलते हैं। लेप्स, लेप्स जनजाति के आवास जो है इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इजबा। जो लेप्स जनजाति के आवास हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है इजबा। ठीक है। काकेशस जनजाति के जो आवास हैं तो काकेशस जनजाति के जो आवास हैं तो इसको ऑल कहा जाता है। काकेशस जनजाति के जो आवास है उसको क्या कहा जाता है? ऑल कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग कुछ पक्षियों के आवास की बात करें तो पक्षियों के आवास भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए सबसे पहले जैसे कि कलचिड़ी, तो कलचिड़ी को हम लोग इंग्लिश में इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं। तो कलचिड़ी जो है ये अपने घोंसले का निर्माण कहाँ करती है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप याद कर लोगे कलचिड़ी या फिर जो इंडियन रॉबिन है ये पत्थरों के मध्य में, ये पत्थरों के मध्य में अपने घोंसले का निर्माण करती है। ठीक है। चील, चील जो है अपने घोंसले का निर्माण कहां पर करती है? तो चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसले का निर्माण करती है। कौवा कहाँ निवास करता है? तो कौवा पेड़ की ऊंची ढाली पर घोंसले का निर्माण करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो ध्यान से पढ़ो। चील जो है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर अपने घोंसले का निर्माण करेगी, जबकि कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। वीवर का घोंसला लालटेन का आकार का होता है। वीवर का घोंसला कैसा होता है? लालटेन के आकार का होता है। तो आप सभी ने वीवर को देखा जरूर होगा। और वीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वीवर को हिंदी में बोलते हैं बया। वीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बया। तो बया का जो घोंसला है वो किस आकार का होता है? लालटेन का आकार का होता है। याद कर लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप आरजी स्मार्ट क्लास को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।